नमस्कार दोस्तों, आप सबका अनुष्ठान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आपका चलेगा सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब ये है कि बार बार क्वेश्चन, मतलब हर साल में, खासकर साइंस हो गया, साइंस क्या मतलब हर सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया है, इसका मतलब आपका पासिंग मार्क आप कन्फर्म समझिए। मतलब आपको ये नहीं बता सकते कि पूरा 100% रिपीट होता है, लेकिन पासिंग मार्क्स आपका प्रीवियस ईयर से ही आता है और ये चीज़ें हर बार देखी गई हैं। तो इसी चीज़ के लिए हमने शुरुआत की है कि अब आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर लगाना। तो आपको रोज़ एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर दिया जाएगा कि मतलब जिस तरह हूबहू वही क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन उठा के सीधे आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो आज हम करेंगे साइंस का। ठीक है, साइंस के क्वेश्चंस चलेंगे। मतलब जूनियर में जो सीटेट का जो 6 to 8 पेपर होता है जूनियर का, सीटेट जूनियर का, उसमें आपका ईवीएस की जगह विज्ञान आता है। तो आपको विज्ञान में हम यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है वही क्वेश्चंस है। और आपका ये जो आपका सॉल्व पेपर है वो दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था वही पेपर हम यहाँ पर सीधे वही पेपर उठा के आपको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन साइंस में आया था, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करने के लिए करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मतलब क्या कि एक टीचर हैं जो कि क्लास में एक तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ा रहे हैं, और वो जो भोजन है उसमें वो ढूंढ रहे हैं कि मंड का रासायनिक परीक्षण कर रहे हैं। जैसे होता है चावल हो गया, रोटी हो गया, इसमें मंड होता है। हमको पता है कि मतलब प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो वो जब अल्कोहल और आयोडीन के साथ उनका प्रैक्टिकल करवाया जाता है, एक ब्लू कलर का वो रिजल्ट देता है। खैर वो सब प्रैक्टिकल आपका नहीं है। हाँ, कई बार एग्जाम में आया है कि मंड को हम अल्कोहल और जब आयोडीन के साथ प्रैक्टिकल करते हैं तो कौन सा रंग देता है, तो आपको याद रखना है कि वो नीला या हल्का काला कलर या नीला कलर देता है। ठीक है, तो वही वाला प्रैक्टिकल यहाँ पर हो रहा है। मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन कर रही हैं टीचर, और तो उनको बताना है कि वो जो ये प्रैक्टिकल करवा रही हैं एग्ज़ाम मतलब क्लास में, वो मंड के नमूने का रासायनिक परीक्षण कर रही हैं। तो बताओ ये जो पूरा उनका ये क्रियाकलाप है, इससे क्या संज्ञानात्मक कौन सी प्रक्रिया है ये। तो पहला है बोध कराना। तो कोई बोध मतलब याद तो करवा नहीं रही है। सृजन कराना, सृजन कराने का मतलब होता है कोई नई चीज़ बनवाना। तो कोई नई चीज़ तो नहीं बनवा रही है, जो चीज़ प्रैक्टिकल मतलब वो एक तरह से मंड का परीक्षण करवा रही है, कोई नई चीज़ बनाना नहीं सिखा रही हैं, वो प्रैक्टिकल करवा रही हैं। विश्लेषण करना मतलब किसी चीज़ की खोज करना भी नहीं सिखा रही हैं, यहाँ पर वो प्रयोग कर रही हैं, प्रैक्टिकल करवा रही हैं बच्चों को। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग करना। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेन करके आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। यहाँ पर ध्यान रखना नहीं शब्द है। ठीक है, नहीं को हमको खास याद रखना है। यहाँ है कि सक्रिय अधिगम का मतलब आपको समझना होगा। सक्रिय अधिगम का मतलब ऐसा अधिगम का मतलब होता है सीखना, मतलब सीखने का वह तरीका जिसमें बच्चे और शिक्षक दोनों पूरी तरीके से सक्रिय हों। ऐसा नहीं है कि टीचर खड़े होकर व्याख्या सुना रहा है और बच्चे आराम से बस सुन रहे हैं, वो हमारा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है कि कौन सा ऐसा है कि सक्रिय अधिगम नहीं करेगी, मतलब ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि बच्चा कक्षा में सक्रिय नहीं रहेगा। सक्रिय नहीं रहेगा का मतलब सिर्फ टीचर ही बोले जा रहा है, बच्चा केवल बैठकर सुन रहा है, ऐसा कौन सा अधिगम है। ठीक है, तो इसमें तीन आपको ऐसे दिखेंगे ऑप्शन जिसमें कि बच्चा सक्रिय रहेगा, और एक ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा जिसमें बच्चा सक्रिय नहीं है, तो वही आपको नहीं वाला आपको चूज़ करना है। तो देख लेते हैं जो चौथा ऑप्शन क्या है, विज्ञान का कोना बनाना। विज्ञान का कोना बनाना शिक्षक ही करेगा, इसमें बच्चा तो सक्रिय है नहीं। विज्ञान क्लब की स्थापना करना, यह भी शिक्षक का काम है, शिक्षक ही विज्ञान क्लब की स्थापना करता है। विद्यालय से विज्ञान क्लब की स्थापना करते हैं, यहाँ पर भी बच्चा सक्रिय नहीं है। तीसरा क्या है, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, आपको यहाँ पर क्या बताना है कि अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी का मतलब आपको वो तीनों ऑप्शन देखने जहाँ पर बच्चा भी सक्रिय है। विज्ञान का कोना बनाना बच्चे बना रहे हैं, है ना, विज्ञान का कोना, यहाँ पर बच्चा सक्रिय है। विज्ञान क्लब की स्थापना करना, भले ही विज्ञान क्लब की स्थापना शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर विज्ञान क्लब की स्थापना हो गई तो बच्चे पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चे सक्रिय तो रहेंगे ही। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र भ्रमण पर जब शिक्षक जाएगा बच्चों के साथ तो बच्चा तो क्षेत्र भ्रमण कर रहा है तो वो भी सक्रिय रहेगा उसमें। तो इन तीनों ऑप्शन में हम
देख रहे हैं बच्चा सक्रिय है, लेकिन ये चौथा मतलब जो पहला ऑप्शन जो है कि कक्षा में व्याख्यान सुनना, व्याख्यान सुनने में तो केवल शिक्षक खड़ा होकर सुना रहा है, बच्चा सुन रहा है बैठ करके, तो इसमें बच्चा तो सक्रिय है नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही, कि मतलब यही एक तरीका है जिसमें बच्चा सक्रिय नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। मतलब वो कौन सा तरीका है जिससे सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन जब टीचर कर रहा है, एक तरह से कर रहा है, तो उसमें कौन सा ऐसा तरीका है जिससे शिक्षक को ये पता लग गया कि बच्चा सही तरीके से सीख नहीं पाया है। वो कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसमें पता, मूल्यांकन का कौन सा तरीका है जिसमें पता चल रहा है कि बच्चा अभी अच्छी तरीके से सीख नहीं पाया या सीखने में कुछ कमी रह गई, वो कौन सा तरीका है। तो इसमें आपको ऑप्शन ऐसे कुछ दिए हैं। ए है अवधारणा मानचित्र, बी है आपका कौन सा है आपका, बी है क्या वर्णन अभिलेख, सी है पोर्टफोलियो, और डी है क्या सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें से बताना है कौन कौन से ऑप्शन, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, वो आपको बताना है कौन से ऑप्शन इसमें सही रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन सा तरीका है जिससे कि सीखने में कमी का पता लगाया जाए। सीखने में कमी का पता किससे किससे लगाया जाता है। एक जो वर्णन अभिलेख होता है, ठीक है, वर्णन अभिलेख का मतलब क्या कि वहाँ पर एक तरीका होता है रिजल्ट निकालने का बच्चों का। और सी ऑप्शन क्या पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है अगर आपको ना जानकारी हो तो बता दें कि बच्चे ने साल भर जो भी काम किया है, चाहे खेलना कूदना पढ़ना लिखना, बच्चे की जो भी एक्टिविटी होती है उन सभी बच्चों का एक पर्सनल एक रजिस्टर बनाया जाता है। सभी बच्चों का अलग अलग रजिस्टर रहता है जिसमें उस बच्चे की पूरी गतिविधियों का वहाँ पर वर्णन रहता है कि हाँ बच्चे ने खेल में क्या उपलब्धि हासिल की है या फिर क्या कमी रह गई, या बच्चा किस चीज़ में कितना प्रगतिशील है। तो एक तरह से अगर वो एक देर तो हमको एक ग्राफ उसमें देखने को मिलता है कि बच्चे का जो सीखने का जो है तीव्रता है वो कितनी ऊंचाई से जा रहा है, ग्राफ बनकर तैयार होता है, तो हमको उससे तो पता ही चल जाता है। ठीक है, और अगला क्या है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, और सत्र के अंत में उपलब्धि परीक्षण से भी हमको पता चल जाता है कि बच्चा किसमें सीख पाया है किसमें नहीं सीख पाया है। तो यानी अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, सॉरी अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमको जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या क्या है, अवधारणा मानचित्रण, वर्णन अभिलेख और पोर्टफोलियो। ठीक है, इन तीनों से हमको बच्चे की सीखने की कमी पता चल जाती है। और याद रखिएगा सीटेट में हमेशा ये जो सत्र उपलब्धि परीक्षण होता है हमेशा नेगेटिव चीज़ होती है। मतलब जो हमारा एनसीएफ है वो इस चीज़ का हमेशा से विरोध करता आया है कि हमेशा जो सत्र के अंतिम में जो एक रिजल्ट बनाकर तैयार किया जाता है उसके बेसिस पे बता दिया जाता है कि बच्चा पढ़ने में नहीं सही है। इस चीज़ को पूरी तरीके से नकारा गया है, कहा गया है कि बीच बीच में हर चीज़ों का मूल्यांकन होते रहना चाहिए। खेल का हो गया, हर चीज़ का बीच बीच में, मतलब हर एक यूनिट, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर के अंत में आप छोटा सा टेस्ट ले लीजिए, फिर आपने कोई खेल करवाया उसके आधार पर, मतलब ओवरऑल रिजल्ट बनना चाहिए। और यहाँ पर क्या कहा गया, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, यानी अंतिम में आपने साल भर कुछ एग्जाम नहीं लिया और अंतिम में एक एग्जाम के बेसिस पे आप नहीं बता सकते हैं कि बच्चा सही से नहीं सीख पाया है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों पोर्टफोलियो, वर्णन अभिलेख और अवधारणा मानचित्र सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका चौथा यहाँ पर सही है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 64। तो देखते हैं 64 क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा 64 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है। ठीक है, अवलोकन मतलब समझते हैं ना, अवलोकन का मतलब चीज़ों को देख करके सीखना। ठीक है, देख करके उससे सीखना या फिर देख करके पढ़ाई करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर, तो अवलोकन मतलब देख कर, तो एक तरह से देखो मौखिक परीक्षण तो हुआ नहीं हो। ठीक है, मौखिक में तो बोल कर हो गया, कागज़ पेंसिल तो लिख कर हो गया, लिखित परीक्षण भी लिख कर हो गया। वर्णन, जैसे अगर हमसे किसी ने कहा कि चलो तुमको पार्क में घुमाने लेकर चलते हैं, टीचर ने कहा पार्क में, मान लीजिए हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, उन्हें पार्क में घुमाने लेकर गए और घुमा कर लेकर आए और क्लास में बैठाए और उनसे पूछे बताओ पार्क में क्या क्या चीज़ें हुई। तो बच्चा जो जो देखा है उसको अपने भाषा में वर्णित करके बताएगा ना, उसको वर्णन कर रहा है। तो वर्णन जो कर रहा है वो देखने के आधार पर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वर्णन अभिलेख हमारा सही। वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होता है, अवलोकन पर। मतलब जो भी बच्चा वर्णन करके हमको बता रहा है वो देखने के आधार पर से बता रहा है। हमने तो नहीं कहा था कि तुम लिखो, उसने कुछ भी नहीं लिखा। उसने क्या देखा, कौन सा पेड़ देखा, कौन सा जानवर देखा, सब कुछ अपने आंखों से देखा है और देखने के आधार पर बता रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 हमारा क्या है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला है पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, बिल्कुल सही है। पश्मीना बकरी होती है जो जहाँ जम्मू एंड कश्मीर में होती है, बनती है। अंगोरा एक प्रकार का ऊन जो खरगोश से प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल हमारा सही है। ये दोनों हमारे ऑप्शन सही है। सी क्या है, ऊँट की ऊन, जो ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, ठीक है, ये भी सही है। और हमारा डी क्या है आपका, सॉरी एक मिनट, डी क्या है, पर डी भी पढ़ लेते हैं। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, ये गलत हो गया क्योंकि पश्मीना हमको बकरी से प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर हम बताएंगे कि ऑप्शन ए और बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें ए और, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन ए और बी तो ये है ना, तीसरे में ए और बी है, वो तो ए और सी था, तो सी तो बिल्कुल सही नहीं था। तो ये वाला ऑप्शन ए और बी में क्या है, पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, ये भी सही है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो क्वेश्चन नंबर 66 हमको क्या कहता है, बता रहा है कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतुओं को पहचानिए। यहाँ पर हमको जंतुओं को पहचानना है नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर। तो पहला क्या है हमारा, लंबा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी को ही मेरुदंड कहते हैं। बी क्या है हमारा, बी है बहुत सी मांसपेशियाँ, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके अंदर बहुत सी मांसपेशियाँ हैं। सी क्या है, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलय में मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसमें से हमको जंतुओं को पहचानना है कि कौन सा जंतु किस में होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलय में किसका मुड़ा होता है, जाहिर सी बात है वो सर्प होता है ना, सर्प में मुड़ा होता है। और अगला क्या है हमारा, आगे को, ये तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतुओं को पहचानना था, तो यहाँ पर अलग अलग जंतुओं के अलग अलग लक्षण दिए हैं और ए बी सी। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर्स तो 3 दिए हैं लेकिन जानवर यहाँ पर आपके 4 दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेकिन आया हुआ है या फिर मिसप्रिंट इस बुक में हुआ होगा, तो क्योंकि यहाँ पर जितने ऑप्शन थे या फिर यहाँ पर कोई क्वेश्चन भी नहीं क्लियर किया गया है आपका कि यहाँ पर कौन से जंतु को पहचानना है, या फिर कोई एक जंतु दिया होता कि हाँ इस जंतु का लक्षण बताओ, तो वहाँ पर ये सब हो जाता, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन क्लियर नहीं है, बुक में मिसप्रिंट होगा, ठीक है। आप सीटेट का कोई भी प्रैक्टिस बुक लेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए, उसमें सबसे ऑथेंटिक बुक अरिहंत की मानी जाती है। अरिहंत में सबसे चीज़ें सही कहते हैं कि हाँ इसमें मतलब गलतियां हैं सबसे कम है, लेकिन इसमें भी एक आध दो गलतियाँ हमें मिली जाती हैं, बाकी बुक्स में तो और भी ज़्यादा गलतियाँ रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर होता तो मतलब सांप को पहचानो तो हम बता सकते थे, तो यहाँ पर तो ऑप्शन कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 67, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। नहीं पर आपको खास ध्यान रखना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या है, धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं। बी है सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। सी है क्या हमारा, सी है कि सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय के अन्य भागों से ले आती हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन, धमनियों की भित्तियाँ जो होती हैं वो मोटी होती हैं। तो हमको यहाँ पर गलत ऑप्शन को पहचानना है। तो अगर आपने अनुष्ठान क्लासेस की विज्ञान की क्लासेस नहीं ज्वाइन की तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर विज्ञान का एक पूरा सीरीज़ चलता है, वहाँ पर ये चीज़ें धीरे धीरे करके पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आपका रक्त परिसंचरण तंत्र एक चैप्टर है, वो जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आप विज्ञान में वो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक फास्ट में आपको आंसर, क्योंकि यहाँ पर पता करना है कौन सा आंसर किसका होगा, तो यहाँ पर आपको सही आंसर अगर आप बताया जाए कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो नहीं सही है। बाकी ये तीनों सही हैं कि जो धमनियों की भित्तियाँ होती बहुत प्रत्यास्थ होती, बिल्कुल सही है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय के अन्य भागों में ले जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्या है, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, तो एक पल्मोनरी धमनी होती है जो कि ऐसा काम नहीं करती है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दे दिए गए सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, जो कि सही नहीं है। एक धमनी हमारी पल्मोनरी धमनी होती है जो ऐसा काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, और गलत ही आपसे नहीं पूछा था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन मिलानों में सही क्रम को निरूपित करता है। यहाँ पर आपको मिलान में सही निरूपित करवाना है, कौन सा सही करता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तरफ सारे एसिड दिए हैं और दूसरी तरफ उनका दिया है कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, वो आपको यहाँ पर सही चीज़ें करके बतानी है। तो एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड आपको पाया जाता है सिरके में, ठीक है।
तो एसिटिक एसिड यहाँ पर ए हो जाएगा। एसिटिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? आपका सिरके में, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको सबको पता है, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दही में, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दही में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या? बी, ठीक है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। सी क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आप सबको पता होगा नींबू में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पर पाया जाता है। चौथा क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? हमारे पालक में पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। तो यानी कि ए का चौथा, ठीक है, बी का पहला, ठीक है, और सी का तीसरा, ठीक है, ठीक है, और डी का कहाँ? आपका डी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका, एक मिनट, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सी है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका पालक में, यहाँ पर दे दिया है, एक मिनट। ऑक्जेलिक एसिड आपका पालक में होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक, सी का दूसरा, ठीक है, सी का दूसरा ऑक्जेलिक एसिड, सी का सी, यहाँ पर सी हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। और नींबू में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। नींबू में क्या पाया जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। तो यहाँ पर आपके मैच हो गया। यानी आपका एसिटिक एसिड कहाँ पर पाया जाएगा? सिरके में पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाएगा। और एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में पाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 पे। 69 पे हमारा क्वेश्चन है कौन सा? एक इस तरह से, एक अभी इस रसायन का नाम नहीं बताया, तो क्वेश्चन में इस रसायन का नाम पूछेगा। अभी खैर यहाँ पर आपको एक्स से वहाँ पर दिखाया गया है। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है। तो आमाशय में आप सबको पता है HCl होता है, ठीक है, इतना तो पता होगा। तो यही से समझ में आ गया कि HCl है, लेकिन आगे क्वेश्चन हमको पढ़ना है। तो एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। यानी HCl हमारे भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो यह उपापचयन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है, यानी एसिडिटी हो जाती है जब एक्स की समस्या अधिक होती है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थितियों में उपचार, यानी आपको पता है कि अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसको एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी वाई क्या होगा? कोई बेस होगा, है ना। अगर एक्स एसिड है तो वाई क्या होगा? कोई बेस होगा। तो हमको बताना है कि वाई क्या है। एक्स तो कंफर्म हो गया, एसिड है। अब ऑप्शन में हमको वाई भी कंफर्म हो जाएगा। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थितियों में उपचार के लिए किया जाता है। अब हमको बताना है एक्स और वाई है क्या, ठीक है। तो एक्स और वाई क्या है? तो एक्स तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक होता है क्या? हमारा बेस होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि एक्स यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दिया तो एक्स बेस हो गया। और हमको पता है कि हमारे आमाशय में बेस नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि आपको एक्स कंफर्म है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है जो हमारे पाचन में हमको सहायता करता है। तो एक्स यहाँ पर 2 है, जहाँ पर एक्स को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताया गया है, वाई को यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बताया गया है। लेकिन हमको पता है कि एक्स यानी हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है तो इसको बेस ही इसको कम कर सकता है। तो यहाँ पर बेस कौन सा आएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि वाई जो है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देख लेते हैं? 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरियल जीवाणु का उपयोग नहीं किया जाता? किसमें जीवाणु का उपयोग नहीं किया जाता? तो नहीं वर्ड को हमको ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बैक्टीरिया होता ही, आपको पता है कि जो लेग्यूम्स फसलें होती हैं, मतलब दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों की गांठों के रूप में पाया जाता है ना। तो वो क्या, वो बैक्टीरिया क्या करता है? वो हमारे वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी में ले आता है और नाइट्रोजन को पौधों के प्रयोग योग्य बना देता है। तो यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तो इसका प्रयोग होता ही है, तो ये तो हमको पता है। दूसरा क्या है? दही बनाने में बैक्टीरिया का उपयोग होता है। गन्ने के रस के किण्वन में बिल्कुल होता है बैक्टीरिया का, गन्ने के रस के किण्वन करके ही अल्कोहल का निर्माण होता है, तो उसमें तो होता ही है। तो बैक्टीरिया का उपयोग कहाँ नहीं होता है? डबल रोटी के पकने में, क्योंकि यहाँ पकना कह दिया ना, तो डबल रोटी के पकने में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है, मतलब बाकियों से भिन्न, बाकियों से अलग कौन सा है? तो वनोन्मूलन,
मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? बागों को यानी वनों को काटना, ठीक है, काट देना। मरुस्थलीकरण का भी मतलब वही हुआ कि मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे है ही नहीं हैं। अपर्दन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं वहाँ मृदा का अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे मृदा अपर्दन को रोकते हैं। तो ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षित करना, जैसे पेड़ पौधों का संरक्षण करना, जंतुओं का संरक्षण करना। तो ये तीनों तो नेगेटिव हैं, यही संरक्षण जो है इन सबसे अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम में जब आप देने जाइएगा तो उस नहीं वर्ड को कीवर्ड बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पढ़ने में आपको गलती ना हो, ठीक है। बार बार नहीं शब्द को हम छोड़ देते हैं तो हमारे आगे की चीज़ें हम गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या ये सही नहीं है, ठीक है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, या श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, हमको ये बताना है। तो देखो, पाचन तो एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात होती है, क्योंकि पाचन में तो पूरी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। HCl निकल रहा है, भोजन का पाचन कर रहा है, बाकी और भी रसायन निकल रहे हैं, तो रासायनिक प्रक्रिया है ही। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब कोई नई चीज़ बनकर तैयार होना। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या कर रहे हैं? हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को मिलाकर के एक नई चीज़ C6H12O6 बनकर मतलब ग्लूकोज अपने लिए कह सकते हैं, मंड या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो आप कहिए, एक नई चीज़ तो बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। श्वसन बिल्कुल एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ पर भी श्वसन, अगर आपसे श्वासोच्छ्वास पूछे, श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन श्वसन क्योंकि यहाँ पर कह दिया तो श्वसन भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नई चीज़ ही बनती है, ठीक है। श्वसन में बिल्कुल नई चीज़ बनती है, ऊर्जा बनती है हमारे लिए, है ना। हम ऑक्सीजन को लेते हैं, अपने कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं, कोशिका हमारे लिए ऊर्जा तैयार करती है, तो यहाँ पर भी नई चीज़ बन रही है। लेकिन क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या कि जैसे हम किसी, जैसे आप कोई चीनी और पानी का घोल रख दीजिए एक जगह, और फिर धीरे धीरे उसमें आप पानी को उड़ा दीजिए और चीनी को क्रिस्टल के रूप में तैयार कर लीजिए, तो कोई नई चीज़ नहीं है ना, वो तो चीनी थी, चीनी ही है, कोई नई चीज़ तो बनकर तैयार नहीं हुई। तो क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर रासायनिक दे दिया है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 73 का क्या है, कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम का मतलब घटते से बढ़ता, ठीक है, कौन सा बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे आंसर जानिए कौन सा बढ़ते क्रम में है। यहाँ पर तो सबसे छोटा क्या होता है, मृतिका यानी मिट्टी, मृतिका मतलब मिट्टी, मिट्टी से थोड़ा बड़ा गाद होता है, गाद मतलब एकदम मिट्टी में थोड़ा सा हल्का पानी मिल जाता है, चिकना हो जाता है, मतलब थोड़ा तब भी बहुत छोटा होता है इसका साइज़। और गाद से भी थोड़ा बड़ा साइज़ किसका होता है, बालू, जिसको हम रेत कहते हैं। रेत से भी थोड़ा बड़ा और बजरी होता है, और बजरी से भी थोड़ा बड़ा और चट्टान बिल्कुल। तो यही हमारा बिल्कुल आरोही क्रम में निरूपित है, ठीक है। अगला क्या है, मछली में क्लोम यानी गिल्स का कार्य होता है, मतलब जो मछलियाँ होती हैं हमको पता है सांस लेने के लिए वो किसका इस्तेमाल करती हैं, क्लोम, ठीक है, यानी गिल्स से सांस लेती है। तो पता है ना, मछलियाँ सांस लेने के लिए गिल्स का वो गिल्स से सांस लेती हैं। तो जो मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स से, तो गिल्स का यहाँ पर कार्य क्या होता है वो हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। जल में अपशिष्टों को उत्सर्जन करना, बिल्कुल नहीं, गिल्स का ये काम नहीं होता है। वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, नहीं, ये भी काम नहीं होता है। जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, ठीक है। और अगला ये भी देख लेते हैं पहले, जल में उपस्थित विलेय या घुलनशील, हाँ बिल्कुल ये आपका सही है। जल में उपस्थित विलेय यानी घुलनशील को ऑक्सीकृत करना, क्योंकि वो जल से ही ऑक्सीजन लेती हैं, वायु से नहीं लेती हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं रहेगा कि वो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वायु से ऑक्सीजन वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जल में उपस्थित ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। तो जल में उपस्थित जितने भी विलेय घुलनशील होते हैं उनको ऑक्सीकृत करना गिल्स का मेन काम होता है। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन 5 आपका क्या है कि यदि संयोजक तार नहीं है, तो फिजिक्स का ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। मतलब संयोजक तार नहीं है लेकिन हमको विद्युत परिपथ को पूरा करना है, तो इसमें से हम किसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सीधे आपका ऑप्शन हो जाता है क्या, ब्लेड, ठीक है। यहाँ पर हम ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। 76 क्या है, मंजुला समतल दर्पण से अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर से चलती है। अब उसकी ओर दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी।
ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 मीटर। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाला है। आप अनुष्ठान क्लासेस के चैनल पे इसका सॉल्यूशन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है भैया, आप आंसर समझ लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 8 सही, ऑप्शन नंबर 4 यानी 8 मीटर इसका सही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है आपका, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। 30 सेकंड में 30 दोलन करता है, तो नीचे दिए गए कथनों में से चुनिए। इसका आवर्त का मतलब यहाँ पे अब बताना है कि अगर वो 30 सेकंड में 30 दोलन करता है तो उसमें से कौन सा चीज़ सही होगा। पहला क्या है कि इसका आवर्त काल 0.3, मतलब इस तरह से इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि इसका आवर्त काल हो जाएगा कितना, इसका आवर्त काल हो जाएगा 0.1 सेकेंड और इसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज। इसका सॉल्यूशन आपको अनुष्ठान क्लासेस के चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए, मतलब कौन सा गलत है। किसी तरल में गति करते हुए पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि तरल गति में कोई अगर पिंड घर्षण कर रहा है तो उसकी गति उसकी आकृति पर ही निर्भर करती है। जिस तरह की आकृति रहेगी उसी तरह से उसका निर्भर करेगा। अगला क्या है, बॉल बियरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, गलत कथन को पहचानना है। तीसरा क्या, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और चौथा, लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यही गलत आपका कथन था। अब है क्या 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर ध्यान रखना, सत्य सुनना है। ठीक है, यहाँ पर असत्य नहीं, आपको सत्य बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आयरन जिंक सल्फेट विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकता है। अगला क्या है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर सकता है। अगला को आपका है क्या, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो बाकी ये दोनों तो बिल्कुल रॉन्ग है कि यहाँ पर दे दिया आयरन जिंक सल्फेट विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकता है। आपका सही आंसर यही है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, 79 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉरी, यहाँ पर आपके ऑप्शन इस तरह से दिए हैं, तो यहाँ पर 79 का ये तीसरा केवल बी, ठीक है, केवल बी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको बताया गया है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। सही कथन क्या, आप किस तरह से पहचान। पहला, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। यहीं आपको सही मिल गया। ठीक है, आपको पता है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर होता है बिल्कुल बहुत अधिक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर से, तो यही सही हो गया। बाकी पढ़ लेते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव का ताप मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत है। डॉक्टरी थर्मामीटर को इंसानों का टेम्परेचर नापने के लिए, मतलब जो ह्यूमन है उसके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। अगला क्या है, कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर इतने से इतने, ये भी गलत है आपका। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये जो परिसर दिया है वो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर दिया है और ये यहाँ पर प्रयोगशाला थर्मामीटर करके बताया है। तो गलत हो गया, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, 80 का फर्स्ट। 81 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। तो गलत कथन को हमको पहचानना है। पहला क्या है आपका कि सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। बिल्कुल ठीक है ये तो। केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। ये भी बिल्कुल हमारा ठीक है। चौथा क्या है कि बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। ये गलत आपका है और आपको गलत ही पहचानना था। ठीक है, अब पर चलते हैं 82 पे। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा तीसरा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करवा के एक एक चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो आप उसको वो क्लास आप जरूर देखिएगा। जितने भी यहाँ पर आप क्वेश्चन दिखे हैं जो सॉल्व करवाने लायक क्वेश्चन है मैथ के साथ, इन सब जब मैथ का आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा तो मैथ के साथ इन सब फिजिक्स के जितने आपको सॉल्व वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब आपको करवाए जाएंगे कि क्वेश्चन। लेकिन फिलहाल आपको रैपिड फास्ट में केवल आंसर देख लेना, जिससे कि आपको कम से कम एक पेपर तो एक दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक सब्जेक्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 में क्या है आपका कि निम्नलिखित में से गलत, ये आप समझिएगा, गलत कथन को पहचानना है।
तो पहला क्या है, सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुलाकार या वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। तो आपका यही आवर्ती गतियाँ हमेशा वृत्ताकार ही नहीं होती हैं। आवर्त गति तो ये भी होती है, मतलब आवर्त गति का मतलब एक ही रास्ते को बार बार रिपीट करना, मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो वो आवर्ती गति किसी भी मतलब लीनियर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, किसी तरह भी हो सकती है। तो गलत तो यही हो गया आपका, लेकिन आगे के भी ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति होती है। हाँ, पृथ्वी तो अपनी आवर्ती ही गति करती है ना, वो तो सीधी सीधी गति नहीं, तो आवर्ती गति ही करती है, तो सही है। प्रकाश की गति सरल, प्रकाश तो सीधी रेखा में ही पृथ्वी तक आता है, ये सही है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति, हाँ वो दोलन वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन है। तो ये तीनों सही है। तो आपका यहाँ गलत केवल एक होगा, पहला वाला, तो यह सही आंसर हो जाएगा। 84 को देख लेते हैं। 84 में क्या कहा है, 84 में समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो पहला क्या है आपका कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। 84 का पहला ऑप्शन क्या है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो हाँ बिल्कुल, समतल दर्पण में तो सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक तो नहीं होता है इसका प्रतिबिंब, ठीक। अब सी क्या है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित बिल्कुल ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ए सी और डी, और ए सी डी बिल्कुल ठीक है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, और प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। क्योंकि वास्तविक तो बनता नहीं है, तो इसलिए वास्तविक हमारा नहीं सही है, और हमको सही पहचानना था, तो ये तीनों सही है, यानी ए सी डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। मतलब विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में क्या चीज़ सही नहीं है, आपको बताना है। अब नहीं है तो आपको देखना है, पहला क्या है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। दूसरा है, विज्ञान सीखने का अंतः विषयक क्षेत्र है। तीसरा है, विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। और चौथा है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो आपको यहाँ पर हमेशा कई बार ये क्वेश्चन आया है, आपको ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लगेगा कि हाँ विज्ञान के बारे में तो ये चीज़ है नहीं, लेकिन आपका सही आंसर यही होगा, विज्ञान जो होता है हमेशा संदेहवाद को बढ़ावा देता है। क्योंकि विज्ञान हमेशा हमें, जो हमारे पास ज्ञान है उसको चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जो चुनौती पहले तभी आएगी जब हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर संदेह ही होगा। अगर हम किसी चीज़ को लेकर पहले कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ सही है, तो हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी, जिज्ञासा नहीं आएगी तो हमारे अंदर संदेह नहीं आएगा, और हम चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ सही है बिल्कुल, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ठीक। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, सही नहीं पूछा है, तो विज्ञान के संदर्भ में क्या चीज़ नहीं सही है। तो विज्ञान तथ्यों के समुच्चय का समतुल्य है, मतलब सभी तथ्य एक साथ जब जुड़ते हैं तब जाकर हमारा विज्ञान बनता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अगला क्या है, विज्ञान सीखने का अंतः विषयक क्षेत्र है। बिल्कुल, हम सीखते हैं विज्ञान से बहुत कुछ, अंतः विषयक क्षेत्र सीखते हैं। विज्ञान हमेशा अस्थायी, बिल्कुल ठीक है, अस्थायी रहता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर स्थायी हो जाएगी कि मतलब हमको आगे अब खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे मन में ये चीज़ आ जाएगी। तो अस्थायी चीज़ें रहेंगी तभी तो हमारे अंदर जिज्ञासा बनेगी, हम चीज़ों को हमेशा खोजते रहेंगे। तो विज्ञान को कभी स्थायी नहीं माना जाता है, विज्ञान हमेशा बदलता रहता है। आज कुछ और कोई चीज़ हम खोज किए हैं, कल हम इससे ज़्यादा खोज कर लेंगे, तो ये चीज़ें, ये हमारी, अब हम मतलब विज्ञान हमेशा अपडेट होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। विज्ञान कभी भी स्थायी नहीं हो जाता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब अगला क्या है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो ये चीज़ बिल्कुल रॉन्ग है, विज्ञान कभी संदेहवाद को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि हमारी जानकारी को बिल्कुल ठीक बनाता है। जो हमारे अंदर बल्कि जो संदेह है उसको सॉल्व करता है, संदेह को हटाता है, ना कि संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अब 86 क्या है, 86 आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। मतलब विज्ञान की शिक्षा को कैसा होना चाहिए, ठीक है। कच्छ संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, बच्चे के प्रतिनिष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ। तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, सीटेट के पेपर में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में लास्ट तक बच्चे को
बचा ले गए। बच्चे को बचा ले गए मतलब आप कह दीजिए बच्चे की कोई गलती नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो बच्चे के लिए हैं, हर चीज़ें बच्चे के लिए बनाई जाएंगी, चीज़ें बच्चे के हित में रहेंगी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बच्चा हर तरीके की चीज़ों में कंफर्टेबल फील करना चाहिए, वो सब ऑप्शन आपको सही मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी विज्ञान वो होगी तो जहाँ पर बच्चे को इंटरेस्ट हो, जहाँ पर बच्चा स्कूल में खुद आए, बच्चे को खींच करने ले आना पड़े, बच्चे का इंटरेस्ट जगे, यानी बच्चे के प्रतिनिष्ठ जो विज्ञान होगा वही विज्ञान अच्छा होगा 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सा आपका, क्योंकि यहाँ पर साइंस के 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो हमको पूरा डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 87 जान लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 87 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 87 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा कि विज्ञान है तो विज्ञान से ही क्वेश्चन मतलब पैडागोजी किसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका क्या है कि निम्नलिखित एक अच्छी विज्ञान, आपका 87 क्या है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या के निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। ठीक है, तो कौन सा मतलब प्रयोग की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, मतलब हमको प्रैक्टिकल कहाँ पर करवाना पड़ेगा। संज्ञानात्मक में तो बच्चे को समझा देना है। ठीक है, ऐतिहासिक में ऐतिहासिक में भी प्रैक्टिकल करवाने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण संबंधी मतलब बच्चे को सीधे सीधे पर्यावरण से हम संपर्क करवा कर चीज़ों को सिखा दे सकते हैं। जो प्रक्रियात्मक है वो वहाँ पर हमको क्रियाकलाप की ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ पर प्रयोग द्वारा ही बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रक्रियात्मक हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 88 कौन सा क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन आपका कहता है क्या, 88 कहता है अनु, ठीक है, अनु कोई शिक्षिका हैं, कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती हैं। ठीक है, बच्चों को भ्रमण के लिए लेकर जाती हैं, अनु है, शिक्षिका हैं। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है, क्यों वो बच्चों को बाहर घुमाने लेकर गई हैं, क्या उद्देश्य हो सकता है उनका, बच्चों को घुमाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो वो हमको आपको बताना है। पहला कि यह बच्चों के मध्य अंतः क्रिया को प्रेरित करेगा। दूसरा, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। अगला, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है। तो आपको यहाँ पर सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य बताना है। हालांकि ये भी ठीक है, यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित कर, लेकिन अंतःक्रिया तो वो स्कूल में भी करवा सकती है। अंतःक्रिया का मतलब बच्चे एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे डिस्कशन करें, एक दूसरे की ऐसा मतलब कोई ऐसा क्रियाकलाप करना जिससे बच्चों एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना बढ़े, डिस्कशन बढ़े, बच्चे मतलब एक सामाजिक भावना बढ़े बच्चों के अंदर। तो ये चीज़ इस चीज़ के लिए घुमाने के लिए ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब है ठोस अनुभव, ये बिल्कुल ठीक है। ठोस अनुभव का मतलब चीज़ों को सीधे सीधे देखकर प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखना। तो ये चीज़ हम कक्षा में बैठाकर बच्चों को नहीं करवा सकते। अगर हमको बताना है कि पेड़ में कौन कौन से गुण होते हैं, पत्तियों का क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, या जानवर किस तरह के होते हैं, ये सब चीज़ें अगर हमको बताना है तो हम केवल कक्षा में बैठाकर ठोस अनुभव का मतलब सीधे सीधे प्रत्यक्ष चीज़ें को देख कर अनुभव करना, तो इस चीज़ को हम केवल ले जाकर, तो ये बिल्कुल सटीक चीज़ है। तीसरा क्या है, यह सी क्या है, यह बच्चों के बिल्कुल अवलोकन क्षमता को बढ़ा देते हैं। बच्चे देखते हैं, देखने के बाद चीज़ों का वर्णन करना सीखते हैं। हम बच्चों को घुमाएंगे, घुमा कर लेकर आएंगे, कक्षा में बैठाएंगे, फिर एक एक बच्चे को खड़ा करके पूछेंगे कि तुमने आज क्या देखा, तुमको आज क्या महसूस हुआ, तुमने क्या सीखा। तो बच्चे जो जो देखे रहेंगे उसको अपने अवलोकन क्षमता के अनुसार से वर्णन करके हमको बताएंगे। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हम देखते हैं बी और सी जहाँ पर हो वो हमारा सही रहेगा। बी और सी किस में है, तीसरे में है, तो बी और सी हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आप क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। 87 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, ये हमको बताना है। तो पहले अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। याद रखना, जहाँ पर परिभाषा आएगी, जहाँ पर बार बार पढ़ना आएगा, रटना आएगा, परिभाषा आएगी, व्याख्या आएगा, वो सब हमारा नेगेटिव में चला जाता है। यानी ये तो विज्ञान का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं हुआ कि बच्चे को हम पुस्तक पढ़ा के परिभाषा पर रटवाएं और बल दें। तो विज्ञान का क्या मतलब, विज्ञान का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रयोग करवाना बच्चों को और ठोस अनुभव प्रदान करना। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे हमको आंसर मिल गया। अगला क्या है, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। बिल्कुल ठीक है। ये जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता में मूल्यों का विकास करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमको गलत चुनाव करना था, तो गलत आपका पहला वाला हो जहाँ पर परिभाषा पर बल दिया है, ये आपका गलत है। तो गलत आपको चुनना था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पर।
अगला क्या है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। समालोचनात्मक चिंतन को कौन सा बढ़ावा देगा। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या, कि जहाँ पर बच्चे एक जगह बैठकर ग्रुप डिस्कशन करें, जहाँ पर उनमें सामाजिकता जिसमें बढ़े, उसको हम समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। मतलब चीज़ों को ऐसे नहीं कि हमने बता दिया बच्चे ने सीख लिया, ऐसी कोई भावना ना हो, बच्चे खुद से बातचीत करके अपने से सीखे, वही होता है समालोचनात्मक चिंतन। तो देखते हैं वो चीज़ें हमको कहाँ पर मिल रही हैं। पहला है शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। शिक्षक इसमें प्रयोग का प्रदर्शन कर रहा है, तो बच्चा कहाँ पर समालोचनात्मक कर रहा है, तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों से कक्षा में विज्ञान पाठ्यपुस्तक पढ़ रहा है, तो जो चीज़ पुस्तक में लिखे लाइन बाय लाइन पढ़ लेने से बच्चा खुद से उसमें क्या सोच रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्या है, बच्चे को पाठ्यपुस्तक के अंत में, ये भी तो पाठ्यपुस्तक के हिसाब से बच्चे की सोच हो गई, यहाँ पर भी समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है कि बच्चा खुद से चीज़ों को डिस्कस कर सके, खुद से एक रिजल्ट निकाले, वो होता है समालोचनात्मक। चौथा क्या है, बच्चों का समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना थी। ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चा खुद से डिस्कस करेगा, खुद से अपना एक रिजल्ट बनाएगा, खुद से उसका एक अपना खुद का व्यू बनेगा, तो यहाँ पर बच्चा इस ऑप्शन के अंतर्गत हमको समझ में आ रहा है कि हाँ, बच्चा जो है वो समालोचनात्मक चिंतन को यहाँ पर हम बच्चे के अंदर बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 ठीक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये विज्ञान के आपके 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन का मतलब जो आपके एग्जाम में 61 to 90 तक का और जो आता है वो आपका इसमें है। अब धीरे धीरे आपके हर एक पोर्शन का इसी तरह से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आप अनुष्ठान क्लासेस के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिए। नमस्कार।